हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। हमने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में विलियन सॉल्यूशन शुरू करा था। उसकी पहली 2 वीडियोस आ चुकी है। आज उसकी तीसरी वीडियो है जिसमें हम नॉर्मलता, मोल प्रभाज आदि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने मोलरता और मोललता को देखा था। आज थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, पीछे का रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 2 व्हीकल ले लिए और इसमें दे रखी है मोलरता और इसमें दे रखी है मोललता। चलो देखते हैं ये विलयन कैसे बनेगा। इसमें 2 चीजें होंगी, विलायक प्लस विलेय। ठीक है, अब मोलरता की बात करते हैं तो हम इसमें हमेशा 1 लीटर विलियन लेते हैं। 1 लीटर विलियन लेते हैं। 1 लीटर विलियन में हम देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम इसको m से देखें तो विलेय के मोलों की संख्या NB और विलियन का 1 लीटर यानी आयतन। तो ये है हमारी मोलरता। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी मोलरता। मोललता क्या होती है कि इसमें हम विलायक का देखते हैं। विलायक के 1 किलो भार में, 1 kg में भार में विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या दोनों में कॉमन है। विलेय के मोलों की संख्या ये दोनों में कॉमन है। इसमें विलियन हो जाता है, इसमें विलायक हो जाता है। मोलरता में हम 1 विलियन का 1 लीटर लेते हैं और मोललता में विलायक का 1 किलो भार लेते हैं और मोलों की संख्या दोनों में देखते हैं। तो ये m बराबर क्या आ जाएगा हमारा? NB/W। और ये किस में चाहिए? किलो में। ये हमारी मोललता है। समझ गए? आज बात करते हैं नॉर्मलता पे। नॉर्मलता में क्या होता है कि हम जो विलियन लेते हैं उससे में 1 लीटर विलियन लेते, 1 लीटर विलियन। और इसमें हम मोल्स काउंट नहीं करते हैं, मोल्स नहीं देखते। हम इसमें देखते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक, कि इसमें विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक है, यानी ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है दिया गया भार और तुल्यांकी भार। ठीक है, दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, इससे हमें मिलती है ग्राम तुल्यांक की संख्या। इस दिया गया भार को तो हम W लिखते हैं और विलेय के लिए WB। इसको हम E लिखते हैं, तुल्यांकी भार। ठीक है, अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ये अलग अलग निकालेंगे हम। जैसे अम्ल के लिए देखते हैं, अम्ल के लिए कैसे निकालेंगे। तो अम्ल के लिए तुल्यांकी भार E बराबर हो जाता है मोलर भार जो उसका रहता है और क्षारकता। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई अम्ल है HCl, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? H कितने? 1। ठीक है, तो इसकी क्षारकता क्या है यहाँ पे? 1। जैसे H2SO4, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2। तो मोलर भार जो दिया है उसे क्षारकता से डिवाइड कर लेते हैं। तो HCl के लिए H क्षारकता 1 है और यहाँ पे H2SO4 पे H2 कितने? 2। तो क्षारकता कितनी होगी? 2। अब बात करते हैं क्षार। तो क्षार पे तुल्यांकी भार E बराबर क्या हो जाएगा? मोलर भार बटे अम्लीयता। और इसकी अम्लीयता कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल देखते हैं।
NOH के लिए यहाँ पे OH कितने हैं, एक, तो एक इसकी अम्लीयता। जैसे एक और छाल ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसमें OH कितने हमारे, दो, तो इसकी क्षार अम्लीयता कितनी होगी हमारी, दो। तो क्षार के लिए जब हम E निकालते तो मोलर भार बटे अम्लीयता, और अम्लीयता कैसे निकालते, NaOH में कितने OH, एक, CaOH में कितने OH, तो दो, तो ये इसकी क्या होगी, अम्लीयता। अब बात करते हैं लवण हमारे पास कोई है और उसका तुल्यांकी भार निकालना में, तो E बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहता है, मोलर भार, और लवण में ये नीचे हो जाता है धनायन की संख्या, धनायन की संख्या। तो जिसमें जितने धनायन उतने उसकी धनायन की संख्या को उससे भाग दे देंगे। तो NaCl में एक, ठीक है, MgCl2 में भी एक। इस तरीके से हमें क्या होगा, धनायन की संख्या से किसको, मोलर भाग को भाग देंगे तो उससे हमें लवण का तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अम्ल का कैसे निकालेंगे, उसे क्षारकता से भाग देंगे, और क्षारकता कैसे निकालेंगे, जितने उसमें हाइड्रोजन की संख्या। क्षार में क्या होगा, मोलर भार बटे अम्लीयता, और अम्लीयता कैसे निकालेंगे, जितना उसमें OH की संख्या। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे नॉर्मलता की परिभाषा की, वो देख लेते हैं। चलो, तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अभी बताया था ना, को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, नॉर्मलता विलयन के सांद्रण को ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स में व्यक्त करती है। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये लीटर ऊपर आ जाएगा, ये लीटर जब ऊपर आएगा, ग्राम तुल्यांक कैसे लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक, और प्रति लीटर को क्या लिखते हैं, नीचे अपॉन में लीटर, और ये लीटर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक और लीटर इनवर्स, तो ये है इसकी परिभाषा। आगे देखेंगे, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, दिया गया भार यानी WB विलेय का दिया गया भार, अपॉन में क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार, और अपॉन में विलयन का आयतन, ये चाहिए हमें लीटर में। अब दिया गया भार, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, WB, ये तुल्यांकी भार E नीचे आ जाएगा, इनटू विलयन का आयतन यानी V, ये हमारा लीटर में। ठीक है, और ये हमारा N। अगर ये लीटर में नहीं दिया है, ml में, तो हम 1000 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो N बराबर WB ऊपर हो जाएगी 1000 से गुणा, नीचे E इंटू V, ये हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला है। ठीक है, तो नॉर्मलता समझ में आया ना। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, और इसे N से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक टेबल देखते हैं जिसमें नॉर्मलता के अलग अलग वो दिए हैं रेशियो, और ये विलयन का नाम क्या होगा और इसका संगठन क्या होगा वो देखेंगे। अगर नॉर्मलता सिर्फ N है, ठीक है, तो विलयन का नाम होगा नॉर्मल, और इसका संगठन होगा 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में सिर्फ 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। N/10 है तो इसका मतलब डेसी नॉर्मल, और इसका मतलब क्या है, इसका जो संगठन है 1/10 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर में 1/10 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। इसी तरीके से अगला है N/100, ये नॉर्मली लिखा जाता है। N अगर आप लोगों को नॉर्मली देखेंगे तो ऐसा लिखा होता है, किसी भी
बॉटल जो केमिकल लैब के लिए दिया जाता है, तो n/10, n/100, n/2, 2n। तो इनका मतलब क्या है, ये है जैसे ये n/100, तो इसका मतलब इस विलियन का नाम क्या होगा, सेंटीनॉर्मल। और इसका अर्थ है कि इसका संगठन क्या है, 1/100 का। और इसको लिखेंगे कैसे, 1/100 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 1/100 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। n/2 यानी सेमी नॉर्मल, और इसे अर्ध नॉर्मल भी कहते हैं, अर्ध नॉर्मल। संगठन क्या होगा, 1/2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर में 1/2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। ठीक है। अगला हमारे पास है 2n, यानी बाई नॉर्मल, या इसको द्वि नॉर्मल भी कहेंगे। और संगठन क्या होगा, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, अर्थात कि 1 लीटर में 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। ठीक है। तो हमें नॉर्मली ये वाली वैल्यू दी जाती है कि इतने नॉर्मल का, इतने n का विलियन बनाइए, या n/10 का विलियन बनाइए, या n/100 का विलियन बनाइए। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि ये होगा कि 1 लीटर में इतना तुल्यांक होना चाहिए, या n/10 है तो इतना ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 ग्राम तुल्यांक, इसमें n/10 में। ठीक है। चलो आगे नॉर्मलता पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर एक 100 सेंटीमीटर क्यूब का विलियन बनाया जाता है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो विलियन का आयतन दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले वही लिख लेते हैं, विलियन का आयतन। तो ये दे रखा है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका अर्थ है कि ये 100 ml है। सेंटीमीटर क्यूब का अर्थ होता है ml। ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml। इसको लीटर में चेंज करना है, तो इसके लिए हम इसे 1000 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 1/10 यानी 0.1 लीटर। ठीक है, 0.1 लीटर। अब ऑक्जेलिक अम्ल दिया है इन्होंने, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है कुछ इस प्रकार से 2H2, या इसको नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है COOH का होल ट्वाइस 2H2। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेय का भार, दिया गया भार जो है, विलेय का दिया गया भार। तो ये हमारे पास कितना, 0.63 ग्राम। विलेय का मोलर भार, तो देखो कितना है, इसमें 2 कार्बन है, तो यानी 2 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, 12 दूनी 24, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 यहाँ, तो कितना हो गया, 16 गुना गया 6, 16 गुना गया 6, यानी ऑक्सीजन का 16 होता है ना, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 और 2 दूनी 4, 1 2 और 4 कितने हो गए, 6, तो 6 गुना गया 1। और इन सब को जब आप गुणा करके टोटल निकालोगे तो ये 126 आएगा। कितना आएगा, 126। अब हमें तुल्यांकी भार निकालना है। इसके लिए मोलर भार तो निकाल दिया, तुल्यांकी भार निकालना है। और तुल्यांकी भार होता है मोलर भार बटे क्षारकता अम्ल के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये वाला नहीं काउंट करेंगे, ये तो पानी है ना, ये वाला देखेंगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 2, तो यानी 126/2 कितना आ गया, 63। कितना है, 63। अब हम तुल्यांकी भार आ गया हमारा। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी निकाल देते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है,
0.63 दिया गया भार है और तुल्यांकी भार है हमारा 63। अब यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी और 63 से 63 को भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 1/100। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, दो जीरो नीचे हैं तो 2 के बाद दशमलव ऊपर, तो 1 2 और दशमलव, जीरो अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई। अब यहां से हमें नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। ठीक है, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली पता चलिए ना। पहले तुल्यांक के भार निकाला, फिर उसे तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, और जब उसे काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन विलयन का। हम सारा चीज निकाल चुके हैं। 0.01 तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और जो हमारा विलयन आया था वो कितना आया था, यहाँ पे देखो विलयन का आयतन कितना आया था 0.1। अब देखो यहाँ 2 दशमलव हैं, यहाँ 1 दशमलव है, हटाने के लिए नीचे 0 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10, 1/10 यानी 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल या 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको नॉर्मल लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल। ठीक है, आए समझ में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश की। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सांद्रण इकाई का मोल प्रभाज या मोल अंश। चलो फिर से समझते हैं इसको। जैसे हमने एक विलयन ले लिया, ये कोई विलयन है, ठीक है। अब ये विलयन है तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, यानी मोलों की संख्या की बात करें, तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम NB कहते हैं, और विलायक के मोलों की संख्या के लिए हम NA कहते हैं। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या क्या है NB, और विलायक के मोलों की संख्या क्या है NA। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी NB प्लस NA, या NA प्लस NB, जो भी आप लोग लिख सको आगे पीछे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। विलेय के मोलों की संख्या NA और विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी NA, और विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी NB। ठीक है, उल्टा बोल दिया था शायद। तो विलेय के मोलों की संख्या NB और विलायक के मोलों की संख्या NA, और विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी NA प्लस NB। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश होता है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, या तो विलेय के लिए निकाल रहे हैं या विलायक के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। और अगर विलायक के लिए निकाल रहे हैं तो इसके मोलों की संख्या यानी NA बटे विलयन के मोलों की संख्या NA प्लस NB, ये किसका मोल प्रभाज हो जाएगा विलायक का। इसको लिखते हैं हम ये जीटा B, और ये हो जाएगा हमारा जीटा A। कुछ X की तरह होता है लेकिन X नहीं होता है, ये होता है जीटा A या जीटा B। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया, मुझे लगता है आ गया होगा। परिभाषा क्या है, किसी विलयन में उसके घटक, घटक मतलब विलेय या विलायक, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उसके घटक या तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, और इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस क्योंकि ये मोलों की संख्याओं का अनुपात है ना, तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यूनिट लेस होती। इसके फॉर्मूला देखते हैं। घटक के मोलों की संख्या, घटक कोई भी हो सकता है, विलेय ले सकते हैं या विलायक ले सकते हैं, और विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन के कुल मोलों की संख्या।
चलो हम, अगर ये मैंने ऊपर भी लिखा है आप लोगों को, एक्स ए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ये किसके लिए है? हमारा विलायक के लिए, ठीक है। और अगर हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये किसके लिए? विलेय के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एन ए क्या है हमारा, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। एन बी क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। और एन ए प्लस एन बी क्या है हमारा? विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हमारे पास। अच्छा, एक चीज कर लेते हैं, अगर हम एक्स बी ए प्लस एक्स बी को जोड़ें तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों को जोड़े तो एन बी अपॉन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की जगह क्या लिखेंगे? एक्स एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रख दी। अब देखो, इनका जो ये वाला नीचे हमारा हर है, अंश है, वो बराबर है, तो इनको डायरेक्टली कैसे जोड़ देंगे? एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, और जब ये दोनों सेम हैं तो क्या इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं ना, तो एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्मूला बनता है, जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1, या तुम इसे एक्स ए प्लस एक्स बी भी बोल सकते हो नॉर्मली, लेकिन इसका जो नाम है वो है जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1। यानी विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज हमेशा 1 होगा, चाहे इसमें विलेय कितने भी हों। विलायक तो एक ही होता है, लेकिन विलेय एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी विलेय हैं उनके मोल प्रभाजों का योग प्लस विलायक के मोल प्रभाजों का योग बराबर कितना होगा? 1 हमेशा, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। न्यूमेरिकल 2013 का है, बोर्ड परीक्षा का, उत्तराखंड बोर्ड। प्रश्न है 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन में KCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो KCl का भार जो दिया गया है, यानी हमारे पास WB, वो देख लेते हैं कितना है, 7.45 ग्राम। अब इसका मोलर भार निकालना है। KCl का मोलर भार या अणु भार जो हम इसको कह सकते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसको हम MB से लिखते हैं, मैंने बताया होगा आपको। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें K का पता होना चाहिए। K का होता है 39 और Cl का होता है 35.5, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये लगभग 74.5 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका 74.5। KCl का भार पता है, मोलर भार हमने निकाल लिया है। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या की जगह यहाँ मैं B की जगह KCl भी लिख सकता हूँ, ठीक है, KCl भी लिख सकता हूँ। तो दिया गया भार हमारा 7.45 और ये हमारा 74.5, ठीक है। तो अगर जब आप लोग इसे काटोगे तो ये 0.1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 दशमलव है, नीचे 1 दशमलव है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 2 हटाने के लिए यहाँ 1 हटाए तो 1 0 बढ़ा दी। अब भाग दोगे तो ये कितना आएगा? 0.1 आएगा। भाग देना आता होगा आप लोगों को, ये मानकर चलता हूं। अब आगे बात करते हैं H2O के। तो H2O का भार दिया है WA, या इसको मैं WH2O लिख सकता हूं। कितना दिया है? 100 ग्राम, ठीक है। H2O का मोलर भार या अणुभार ये है
कितना आएगा, 2 H हैं तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है 2, और इसका 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम। अब बात करते हैं इसके मोलों की संख्या, तो हम यहाँ पे NH2O लिख सकते हैं 100/18, और इसको जब आप भाग दोगे तो ये 5.555 आएगा। हम इसे शॉर्टकट में 5.56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे KCl का मोलों की संख्या निकाल ली, H2O के मोलों की संख्या निकाल ली। अब हम KCl का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। अब देखते हैं KCl का मोल प्रभाज, हमें सिर्फ KCl का निकालना है, तो इसे या तो XB लिख सकते हैं KCl के लिए, या जीटा B लिख सकते हैं, या जीटा KCl लिख सकते हैं। तो ये होगा NKCl अपॉन NH2O प्लस NKCl, यानी KCl के मोलों की संख्या नीचे विलेन के मोलों की संख्या, और विलेन के मोलों की संख्या क्या होगी, NH2O प्लस NKCl। ये हमारा कितना आया, 0.1 आया था, ये हमारा 5.56 आया, सॉरी H2O का, और यहाँ पे 0.1 भी तो ऐड करना है ना। ये किसका है, H2O का, 5.56 प्लस 0.1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.1, 5.56 प्लस 0.1, और इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो आएगा 5.66। अब इसको इससे भाग देना है, तो ये लगभग 0.1766 आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा KCl का मोल प्रभाज। ठीक है, चलो आगे एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला हमारा 2016 का एक प्रश्न है, जिसमें 18वां प्रश्न है। ठीक है, 200 ml उत्तराखंड बोर्ड का 2016 का 18वां प्रश्न। ठीक है, तो 200 ml पानी में 0.292 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला है, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना, यानी NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, सोडियम का दिया गया भार, तो इसे मैं NaCl लिख सकता हूं, यानी कितना दे रखा है, 0.292 ग्राम। अब इसका मोलर भार ज्ञात करना है, सोडियम क्लोराइड लिखना था मुझे यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी NaCl का मोलर भार या अणुभार। ठीक है, और इसे मैं NaCl लिखूंगा, NaCl। तो Na का पहले मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, ये 23 होता है, और Cl का मैंने अभी बताया 35.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58.5। तो ये आ गया हमारा 58.5। अब निकालते हैं NaCl के मोलों की संख्या, तो इसे मैं NaCl लिखूंगा, और दिया गया भार 0.292 और नीचे 58.5। इन दोनों को जब मैं भाग दूंगा तो ये लगभग 0.00499 आएगा। तो इसको मैं इस दोनों को हटाने के लिए क्या करूंगा, आगे के अंक में 1 जोड़ दूंगा, तो 0.05 आ जाएगा। यह है NaCl के मोलों की संख्या दिए गए विलयन में। अब बात करते हैं H2O की। तो H2O का भार जो दिया है वो हमें 100 ml दिया है। वैसे ये आयतन है, लेकिन हम इसको 100 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब H2O का मोलर भार यानी MH2O, इसको हम WH2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास मोलर, 2 हाइड्रोजन के यानी 1 गुणा गया 2 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 18। अब H2O के मोलों की संख्या
तो हमें क्या करना है, दिया गया भार कितना था, 200 ml था, यहाँ पे 100 ml लिख दिया हमने गलती से, तो ये 200 ml और ये 18, ठीक है। ये गलती से लिख लिया था, आप लोग शंका ना बढ़ाएं अपनी, 200 ml दिया था वो, गलती से लिख लिया मैंने। अब जब हम इसे भाग देंगे तो ये लगभग 11.11 आएगा, ठीक है। भाग देना आप लोगों को आता होगा, 11.11 आएगा, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया, H2O के मोलों की संख्या निकाल ली, NaCl के मोलों की संख्या निकाल ली। अब अगर हम NaCl यानी NaCl के मोलों की संख्या और NaH2O के मोलों की संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ दें, क्योंकि विलयन का निकालना ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो ये लगभग जोड़ लो, कितना, 0.05 है। इनको जोड़ेंगे तो ये 11.115 आ जाएगा। ये हो जाएगा विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। केमिस्ट्री वाले हैं तो इसमें लगभग में बात करते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैं बार बार मुझे लगभग बोलने की आदत पड़ गई है। अब हमें NaCl के मोलों की संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे NaCl के मोलों की संख्या। तो इसे लिखूंगा मैं जीटा NaCl बराबर NaCl और NaH2O प्लस NaCl, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो ये हमारे पास है 0.005 और ये आ गया हमारे पास 11.115, ठीक है, 11.115। इसको जब भाग देंगे 0.005 को जब 11.115 से भाग देंगे तो ये लगभग 0.0004449 आ जाएगा, और इसको हम लगभग में 0.00045 और फिर इसको करेंगे 0.0005, ये हो जाएगा NaCl के का मोल प्रभाज। या यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, देखो कितनी गड़बड़ करता हूँ। NaCl का मोल प्रभाज होगा ये, NaCl का मोल प्रभाज, ठीक है। मोलों की संख्या तो निकाल दी थी, ये NaCl का मोल प्रभाज होगा, जीटा NaCl, और ये आ जाएगा हमारा NaCl यानी विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या, और जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 0.0005। अब बात करते हैं अगली सांद्रण इकाई की, जो हमारे पास है पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm, ठीक है। होता है क्या है कि हम इसमें विलायक के 1 मिलियन भार में देखते, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख भार में हम विलय का भार देखते हैं, ठीक है। तो तब इसको पार्ट्स प्रति मिलियन कहा जाता है। ये प्रदूषण को मापने में किया जाता है वायुमंडल में, ठीक है, जलमंडल में ये प्रदूषण को मापने में किया जाता है। तो परिभाषा इस प्रकार से, विलयन के 1 मिलियन भार, यहाँ पे आयतन भी लिख सकते हैं, या भार या आयतन में विलय के भार या आयतन को पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स भी लिखना है, ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, यानी ppm कहते हैं। इसका प्रयोग वायुमंडल में प्रदूषक की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, या ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में, CO2 की मात्रा कैसे निकालेंगे उसके लिए यूज किया जाता है पार्ट्स प्रति मिलियन। यानी विलायक के 1 मिलियन भाग में विलय के 1 के भाग को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। भार नहीं, हम वहाँ पे भार भी ले सकते हैं, आयतन भी ले सकते हैं, जो हमारी मर्जी, ठीक है। पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर होता है विलय का भार कुल भार गुणा गया 10⁶, जिसे हम 10 लाख कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 10⁻6 लिखा है, इसका मतलब ही 10 लाख होता है। विलय का भार कुल भार गुणा गया 10⁶। यहाँ भार की जगह मैं भाग लिखता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, विलय का भाग बटे कुल भाग इंटू, यहाँ पे हम विलयन का भी लिख सकते हैं, विलयन का कुल भाग इंटू 10⁻⁻6,
ये हो जाएगा हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, वैसे इसके न्यूमेरिकल आज तक मैंने बोर्ड परीक्षा में नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल ये है, समुद्री जल में 1 लीटर में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम घुलित ऑक्सीजन पाई गई। ठीक है, समुद्री जल में के 1 लीटर में 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम घुलित ऑक्सीजन पाई गई। यदि जल का घनत्व 1.03 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो तो उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा या सांद्रण ppm में ज्ञात कीजिए। जल का आयतन दे रखा है 1 लीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 ml, और जल का घनत्व दे रखा है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अब बात करते हैं जल के द्रव्यमान की, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे रखा है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व का फॉर्मूला देख लेते हैं। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व गुणा आयतन हो जाएगा, और आयतन है हमारा 1000 ml, घनत्व है हमारे पास 1.03। ठीक है, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1030 ग्राम। ये आ गया हमारे पास जल का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखते हैं विलेय। तो विलेय है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का भार दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का भार क्या दिया गया है? तो ऑक्सीजन का भार हमें दे रखा है कितना? 5.8 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और अब हम निकालेंगे इसमें सांद्रण इसका ppm में। तो हम ppm में ये लिख लेंगे, ppm बराबर ऑक्सीजन का भार कितना दे रखा है? 5.8 10⁻³ और विलियन का जो हमें आयतन भार दे रखा है वो 1030 गुणा 10⁻⁶। तो ये 5.8, ये -3 और ये +6 माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3 1030। 5.8 इसका मतलब क्या है? 1000 बटे 1030, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.63 ppm। ठीक है, इसके लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है वो ppm है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आज हमने वीडियो में पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में हम आगे के टॉपिक देखेंगे जिनमें हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, विलियन के प्रकार हैं, उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।